नमस्कार। आज इस विशेष मास्टर क्लास विश्लेषण में हम एविएशन की दुनिया के उन अनोखे, छोटे और अनसंग हीरोज के बारे में बात करेंगे जिन पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। हम बात कर रहे हैं सॉलिड शैंक एयरक्राफ्ट रिवेट्स की। सोचिए जरा, आसमान में उड़ते हुए एक विशालकाय हवाई जहाज को आखिर कौन सी चीज एक साथ जोड़कर रखती है? यही छोटे फास्टनर्स। ये परमानेंट होते हैं, इनकी लागत कम होती है और ये सच में इतने भरोसेमंद होते हैं कि आधुनिक एविएशन इनके बिना संभव ही नहीं है। तो आइए एक सीनियर मैकेनिक के नजरिए से समझते हैं कि हैंगर फ्लोर पर इन रिवेट्स को कैसे चुना और इस्तेमाल किया जाता है। हैंगर फ्लोर पर उतरने से पहले हमारा लेसन प्लान एकदम क्लियर होना चाहिए। हम शुरू करेंगे सेक्शन 1 आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग से, फिर हम बढ़ेंगे सेक्शन 2 एल्यूमिनियम एलॉयज, सेक्शन 3 हेड शेप्स, सेक्शन 4 डिमेंशंस की गणना और आखिर में सेक्शन 5 मटेरियल मैचिंग पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, डिकोडिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स, यानी इस अल्फा न्यूमेरिक सूप का आखिर मतलब क्या है। किसी भी नए अप्रेंटिस या टेक्नीशियन के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्किल है इन कोड्स को पढ़ना। मिलिट्री स्टैंडर्ड यानी MS, नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड यानी NAS और आर्मी/नेवी यानी AN कोड्स। अब इस लंबे से कोड को ही ले लीजिए, MS 20426 AD58। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, लेकिन इसका ब्रेकडाउन बड़ा सिंपल है। यहाँ MS का मतलब है मिलिट्री स्टैंडर्ड, फिर 20426 बताता है कि इसका हेड शेप काउंटर संख है। इसके ठीक बाद आने वाले लेटर्स, जैसे यहाँ AD है, ये बताते हैं कि इसका मटेरियल या एलॉय कौन सा है। और आखिरी के नंबर्स तो बहुत ही ज़रूरी हैं। पहला नंबर 5 रिवेट का डायामीटर बताता है इंच के 32 हिस्से में, यानी 5/32 इंच। और आखिरी नंबर 8 इसकी लंबाई बताता है इंच के 16 हिस्से में, यानी 8/16 या ठीक आधा इंच। बस एक लाइन का कोड और रिवेट की पूरी कुंडली सामने आ गई। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, सिलेक्टिंग एल्यूमिनियम अलॉयज, यानी सही काम के लिए सही मेटल चुनना। हेड शेप नंबर के तुरंत बाद आने वाले एलॉय कोड्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तय करते हैं कि रिवेट में कितनी ताकत होगी। जैसे AD एलॉय रिवेट्स को ही लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले रिपेयर रिवेट्स हैं। इन्हें बस डब्बे से निकालो और सीधे लगाओ एज रिसीव्ड कंडीशन में। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं DD एलॉय रिवेट्स। ये थोड़े नखरे वाले होते हैं। इन्हें आइस बॉक्स रिवेट्स कहा जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये इतने हार्ड होते हैं कि इन्हें थोका ही नहीं जा सकता। इसलिए इन्हें पहले हीट ट्रीट यानी एनील किया जाता है और फिर हार्डन होने से रोकने के लिए इन्हें सीधे फ्रीजर में रखा जाता है। जैसे ही इन्हें फ्रीजर से निकाला जाए, तुरंत ड्राइव करना पड़ता है। सोचिए, एक मैकेनिक को फास्टनर लगाने के लिए फ्रीजर की ज़रूरत पड़ रही है। वैसे एविएशन में एल्यूमिनियम सबसे स्टैंडर्ड है, लेकिन हर जगह एक ही चीज़ काम नहीं आती। ख़ास ज़रूरतों के लिए अलग मटीरियल्स चाहिए होते हैं। आजकल बहुत जगह अनफ्रोजन D रिवेट्स की जगह नए E टाइप रिवेट्स ने ले ली है। इसके अलावा जहां बहुत ज़्यादा और अनोखा स्ट्रेस होता है, वहां टाइटेनियम, निकल बेस्ड एलॉयज जैसे मोनेल, माइल्ड स्टील या यहाँ तक कि कॉपर के रिवेट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हर एक मटेरियल का अपना एक खास रोल होता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, चूजिंग प्रॉपर हेड शेप्स, एरोडायनामिक्स वर्सेस प्रोट्रूजन। रिवेट की ताकत अपनी जगह है, पर उसके हेड का शेप इस बात पर निर्भर करता है कि वो एयरक्राफ्ट में लग कहाँ रहा है। अगर हम प्लेन के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें, जहां हवा के टकराने का कोई डर नहीं, तो वहां यूनिवर्सल हेड लगाया जाता है। ये थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जरा सोचिए, जब जेट हाई स्पीड पर उड़ रहा हो, प्लेन के बाहरी हिस्से पर कोई भी चीज बाहर निकली नहीं होनी चाहिए, वरना ड्रैग बढ़ जाएगा। वहां काम आते हैं 100 डिग्री काउंटर संक हेड। ये सरफेस के बिल्कुल बराबर यानी एकदम फ्लश बैठते हैं, ताकि एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक स्मूथनेस बरकरार रहे, एकदम मक्खन की तरह सपाट। चलिए अब थोड़ी कैलकुलेशन हो जाए। सेक्शन 4 कैलकुलेटिंग प्रिसाइज डायमेंशंस, हैंगर फ्लो मैथमेटिक्स। रिवेट का साइज चुनना कोई अंदाजे का खेल नहीं है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। छोटा रिवेट चुन लिया तो लोड आते ही शियर फेलियर हो जाएगा, यानी रिवेट टूट जाएगा। और बहुत बड़ा चुन लिया तो शीट मेटल ही बल्ज हो जाएगी। इसलिए हैंगर फ्लोर का एक सिंपल मेंटल मैथ है। जब दो मेटल्स को जोड़ना हो तो सबसे मोटी वाली स्किन की थिकनेस लीजिए, उसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो नतीजे आए उसके ठीक अगला बड़ा स्टैंडर्ड रिवेट साइज चुन लीजिए। एक और सख्त नियम यह है कि स्ट्रक्चरल पार्ट्स में 332 इंच से छोटे डायमीटर का रिवेट तो कभी इस्तेमाल ही नहीं करना है।
बिल्कुल नहीं। और एक नंबर को तो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, 1/8। ये एक गोल्डन रूल है। जब भी किसी ट्यूबुलर एयरक्राफ्ट मेंबर यानी किसी पाइप जैसे गोल हिस्से को रिविट करना हो, तो उस रिविट का मिनिमम डायमीटर उस ट्यूब के आउटसाइड डायमीटर का कम से कम 1/8 होना ही चाहिए। ये वैसी कैलकुलेशंस हैं जो एक अच्छे मैकेनिक के दिमाग में हमेशा ऑटोमैटिकली चलती रहती हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। सेक्शन 5, मटीरियल मैचिंग फॉर इंटेग्रिटी, द फाइनल रूल ऑफ द हैंगर। ये मेंटेनेंस का एक ऐसा नियम है जिसे आप चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रिविट और बेस मेटल के बीच स्ट्रक्चरल और केमिकल दोस्ती होना बेहद ज़रूरी है। मेटिक्युलस मैचिंग, अगर बेस मेटल 1100 या 3003 एलॉय का है तो रिविट भी 1100 या 3003 ही मांगता है। और अगर बेस मटेरियल 2017 या 2024 एल्यूमिनियम है तो उसके लिए स्पेसिफिकली 2117-1 या 2017T एलॉयज के रिविट्स चाहिए। अगर अलग-अलग गलत मेटल्स को मिला दिया तो वहाँ गैल्वेनिक कोरोजन हो जाएगा या मटेरियल अचानक फेल हो जाएगा, ताकत और इंटेग्रिटी दोनों गायब। मैनुअल में लिखी ये एक लाइन बहुत गहरी है। Rivets that are satisfactory for one part of the aircraft are often unsatisfactory for another part. इसका सीधा सा मतलब है कि एक हिस्से के लिए जो रिविट बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे हिस्से के लिए भी ठीक हो, बल्कि वो वहाँ के लिए खतरनाक हो सकता है। न्यूमैटिक स्क्वीज टूल या हैमर उठाने से पहले हर मैकेनिक को इन एलॉयज की ताकत और आपस के कनेक्शन का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। तो इन सभी सख्त नियमों, इन आइस बॉक्स ट्रीटमेंट्स और इस सटीक हैंगर मैथ को जानने के बाद क्या एक कमर्शियल जेट के पंख को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल नहीं जाता? जब अगली बार कोई प्लेन रनवे पर चमकता हुआ दिखे तो उसके सपाट विंग के अंदर छुपे उन हजारों केयरफुली कैलकुलेटेड सॉलिड शैंक रिविट्स के बारे में जरूर सोचिएगा। यही वो छोटे हीरोज हैं जो हकीकत में उस विशालकाय ढांचे को आसमान की ऊंचाइयों में सुरक्षित रखते हैं। इस मास्टर क्लास विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।